नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आम आदमी को घंटों लाइन में खड़े होने के बाद 2000 का नोट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास लाखों करोड़ों के नए नोट कहां से आ जा रहे हैं। अगर काला धन के खिलाफ कोई अभियान चल रहा है तो फिर ये कौन लोग हैं जो सिस्टम का लाभ उठाकर लाखों करोड़ों रुपए के कैश हासिल कर ले रहे हैं। क्या यह मामला सिर्फ बैंक मैनेजर और किसी के बीच साठगांठ का है या इसके पीछे बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद आयकर विभाग के छापों से ऐसी तमाम खबरें आई हैं। हम सब टीवी पर नए नोटों की गड्डी की तस्वीर भी देख रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात पुलिस ने 76 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए हैं। ये सभी 2000 रुपए के नोट हैं, नए वाले। पुलिस का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग नई करेंसी में बड़ा अमाउंट लेकर आ रहे हैं। पुलिस ने जब होंडा कार की जांच की तो उसे 76 लाख रुपए मिले। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी है। अभी तक यह साफ नहीं हो सका कि ये 76 लाख नए नोट किसके हैं, किसके इशारे पर और कैसे इन्हें हासिल हुए हैं। आपको याद दिला दें कि बिजनेसमैन भी करंट अकाउंट से हफ्ते में 50,000 से अधिक नहीं निकाल सकते हैं। आम आदमी 24,000 से अधिक नहीं निकाल सकता, जबकि उसे 24,000 भी नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों के पास 76 लाख रुपए के नए नोट कहां से आ गए। जरूर 10-20 घटनाओं में लोग नए नोट के साथ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा करने में बहुत से लोग सफल हुए हैं तो यह आम आदमी के साथ नाइंसाफी है, जो 2000 के नए नोट के लिए 3-3 दिन तक घंटों लाइन में लगता है। ये घटनाएं बता रही हैं कि सिस्टम में इतनी बड़ी मात्रा में नए नोटों को हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या ये नए नोट पुराने नोटों को बदलकर दिए गए हैं या किसके कहने पर इन्हें इतनी बड़ी राशि दी जा रही है। आयकर विभाग की जांच में साबित करने में तो महीनों लग जाएंगे, लेकिन इस वक्त जब आम आदमी परेशान है, क्या उसे जानने का हक नहीं कि कैसे कुछ लोगों के हाथ में इतनी बड़ी मात्रा में नई करेंसी आ गई है। चेन्नई में भी आयकर अधिकारियों ने एक बिजनेसमैन के यहां छापे मारे। ये तिरुपति मंदिर के बोर्ड के भी सदस्य हैं। इनमें से 3 बिजनेसमैन के यहां छापे पड़े हैं। 106 करोड़ कैश बरामद हुआ है और 127 किलो सोना। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नोट के ये बंडल किस तरह से रखे गए हैं। पता चला है कि 10 करोड़ रुपए के नए नोट भी मिले हैं, बाकी पुराने नोट में हैं। चेन्नई और वेल्लोर में करीब 100 आयकर अधिकारियों की टीम ने 8 ठिकानों पर छापे मारे। शेखर रेड्डी और श्रीनिवास रेड्डी रेत के कारोबार से जुड़े हैं। इनमें से मौजूदा एक व्यक्ति मौजूदा मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम का करीबी भी माना जाता है। सवाल है कि लोगों को 2000 का एक नोट नहीं मिल रहा, लेकिन इन लोगों के हाथ में 10 करोड़ के नए नोट कहां से आ गए। इससे पहले बेंगलुरु में भी कई ठिकानों पर छापे पड़े। 2000 के नए नोट में 5.5 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ। बैंक के दरवाजे बंद हैं। एक बार में एक ही आदमी घुस सकता है। आम आदमी लाइन में लगा है, लेकिन किस रास्ते से इतने नए नोट लेकर ये बाहर आए हैं। क्या बैंकों में पैसा लेकर निकलने का कोई और भी कोई रास्ता है जिनके जरिए आम आदमी के साथ धोखा हो रहा है, जिनके नाम पर। पिछले दिनों सरकार ने बताया कि नोटबंदी के ऐलान के बाद से 6 दिसंबर तक लोगों ने 2000 करोड़ की अघोषित आय को घोषित किया है। तब बयान में यह भी कहा गया कि आयकर विभाग ने 400 ऐसे मामलों की जांच की है। यही नहीं, मुंबई के दादर से भी 85 लाख के नए नोट बरामद हुए। हरियाणा में भी क्राइम ब्रांच ने गुड़गांव से 10 लाख के नए नोट बरामद किए। बुधवार को 70 लाख रुपए के नए नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास 2000 के नए नोट थे। गोवा में ही अभी तक नए नोट में 1.5 करोड़ से ज्यादा की राशि जब्त हुई है। 4 दिसंबर को ओडिशा के संबलपुर में 85,62,000 की नई करेंसी जब्त हुई है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 43,60,000 के नए नोट जब्त हुए हैं। एक टीवी एक्टर के पास से 500 और 2000 के नए नोट जब्त हुआ है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता मनीष शर्मा को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 33 लाख के नोट जब्त किए गए। 1 दिसंबर को तेलंगाना में 2000 के नए नोटों में 94 लाख कैश जब्त किया गया है। दिल्ली में भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास 27 लाख के नए नोट जब्त किए गए। इन छापों से यह तो पता चलता है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तादाद में रकम बरामद हो रही है उससे लग रहा है कि अभी भी कुछ लोगों के लिए सिस्टम बहुत आसान है। उनकी पहुंच बैंकों के भीतर है, शायद किसी और दरवाजे से। और ये जितने भी लोग पकड़े जा रहे हैं, इनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए तो बाकी साधारण दिखते हैं फ्रंट के तौर पर। कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा उद्योगपति या वो अमीर जिसकी कल्पना हम करते हैं वो नहीं दिखता है। ये रकम बता रही है कि कुछ लोगों को लाखों करोड़ों के नए नोट हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है।
अनुमान लगाया जा सकता है कि जो लोग पकड़े नहीं गए हैं उनकी संख्या क्या होगी और उन्होंने इस सिस्टम का लाभ किस तरह से उठाया होगा। यह सब तब हुआ जब बैंकों के बाहर जनता पहरा दे रही थी। खैर हम सब खबरें पढ़ रहे हैं, फ्लैश भी कर रहे हैं कि छापों में रकम बरामद हुई है इतनी और जब्त कर ली गई है। ये सारा पैसा काला धन है या किस सोर्स से आया है, इसे साबित करने में काफी लंबा वक्त लग सकता है। अभी जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में ये नोट बरामद किए गए हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि ये नोट आ कहां से रहे। लेकिन क्या ये जो नोट आए हैं वो काला धन ही है या आय से अधिक का कोई संख्या है, ये साबित होने में वक्त लगेगा। जनधन खातों से लेकर लाखों करोड़ों खातों की जांच की बात हो रही है। क्या हमारा आयकर विभाग इतने बड़े पैमाने पर छापे मारने से लेकर हर एक मामले को तय समय में अंजाम पर पहुंचाने में सक्षम है, तैयार है? शुक्रवार को इनकम टैक्स एम्प्लॉइज फेडरेशन और इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया। ग्रुप ए, बी और सी श्रेणी के मिलाकर आयकर विभाग के 97% कर्मचारी अधिकारी इसके सदस्य बताए जाते हैं। संगठन का कहना है कि अधिकारी 30 से 35% तक कम है। स्टाफ स्तर के पदों की क्षमता 40% कम है। यहां तक कि काम करने के लिए जगह भी नहीं होती है, तो बारी बारी से लेकर लोगों को असेसमेंट ऑफिसर को जगह लेनी पड़ती है। आयकर विभाग में इंटरनेट की क्षमता भी बहुत खराब है और इन्हें विभाग से लैपटॉप भी नहीं दिया जा रहा, जो डिजिटल इंडिया के सपनों के प्रतिकूल है। जून महीने में राजस्व ज्ञान संगम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि वे चाहते हैं कि टैक्स देने वाले लोगों की संख्या 5 करोड़ 16 लाख से बढ़कर 10 करोड़ तक पहुंच जाए और यह काम बिना किसी भय या तनाव दबाव के हो। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं इन सब के बीच एक खबर यह भी है कि पूर्व एयर चीफ एसपी त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर अगुस्ता डील में दलाली का आरोप है। दरअसल वीवीआईपी के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना था और उसमें घोटाले की बात सामने आई थी। तो आज हम जानेंगे और हम अगले कार्यक्रमों में इस पूरे मुहिम के दौरान बैंक कर्मचारी मैनेजर पे किस तरह के दबाव आएंगे, उनकी क्या जरूरतें हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे अशोक कुमार कनौजिया जी से, जो ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन जो है JCA उसके अध्यक्ष में से एक हैं और आयकर अधिकारी हैं। अशोक जी, हम आपके सिस्टम को बहुत भीतर से नहीं जानते हैं। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नई चुनौतियां हैं उसके संदर्भ में आपके विभाग की कर्मचारियों की क्षमता कितनी है, कितने लोग हैं? आपका विभाग मतलब हम कई तरह के विभागों के नाम सुनते हैं, CBDT, ED है ना, DRI, इनकम टैक्स, इन सबको मिलाकर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट या आपका डिपार्टमेंट अलग है? जो CBDT के अलावा जो ED, DRI ये सब रेवेन्यू का पार्ट है, लेकिन रेवेन्यू में CBDT में केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, जिसके तहत हम लोग सब काम करते हैं। अच्छा। और जैसा आपने अभी बताया कि हमारे डिपार्टमेंट में जो शॉर्टफॉल है वो बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से जो पहले से हमारे पास जो काम असाइनमेंट है उसको पूरा करने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत लेट सिटिंग में लोग काम करते हैं। अभी भी जैसे जो लास्ट ईयर लेट सिटिंग से क्या मतलब? हम तो ये सोचते हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी 5 बजे घर चला जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आज भी मैं तो दिल्ली में कार्यरत हूं, यदि अभी भी आप जाएंगे तो हमारे तमाम अधिकारी जो है अभी आपको बिल्डिंग में बैठ के काम करते हुए मिलेंगे, क्योंकि जो लास्ट ईयर हमारी टाइम बारिंग की जो डेट थी वो 31 मार्च थी। इस साल उसको घटा के 31 दिसंबर कर दिया गया। क्या है ये नहीं समझा? मतलब ये जो जैसे जो टाइम बारिंग लिमिट होती है, हमारा डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे जो भी कार्य है वो एक लिमिट, उसकी एक डेट निश्चित है, उस डेट में आपको करना पड़ेगा। आप उसको उसके बियॉन्ड डेट के बियॉन्ड कोई भी। ये कौन सा काम है जो आपको 31 मार्च तक करना था और अब इसे 31 दिसंबर तक करना है? जो असेसमेंट का जो 13-14 का जो हमारा असेसमेंट ईयर उसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा इस 31 दिसंबर से। जो स्क्रूटनी के केसेस ऑलरेडी फिक्स फॉर द वेरिफिकेशंस हैं जो उन सब मैंने कहीं पढ़ा था कि ये कोई 3.5 लाख केस 1% के हिसाब से आप हर साल स्क्रूटनी करते हैं, 1 साल के भीतर। हाँ जी जी। और उसमें जो है हमारे ऑफिसर्स जो बेसिकली जो AO होते हैं वो इसको वो करते हैं। उसके साथ जो थोड़ा अपने विभाग के बारे में जानकारी भी दीजिए दर्शक को, कि मतलब जो एक रेवेन्यू ऑफिसर IRS होता है हम उससे जानते हैं। हाँ, वो
हमारे यहाँ और एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, उससे जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे जो टॉप में अभी जैसे जो नया कैडर सेक्शन जो 2013 में आया, उसके मुताबिक हमारा सबसे जो हायर पोस्ट है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है। अच्छा, प्रिंसिपल सीसीआईटी। उसके नीचे आते थे, लेकिन जो एक्चुअल में रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम करते हैं वो हमारे एओ करते हैं। और उस एओ में एक सबसे पहले होता है इनकम टैक्स ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। दे आर द मेजर पार्ट जो कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू उसमें। और उसमें जो है शॉर्टफॉल है हमारे पास। जैसे उसके ऊपर एक मेन जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी होता है वो ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर होता है। अच्छा, वहां पे एट अबाउट 600 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई। ये तीनों में है? नहीं, ओनली ज्वाइंट कमिश्नर में। ज्वाइंट कमिश्नर के पद में 600 पोस्ट, लगभग 600 पोस्ट खाली पड़े। वो तो काफी सीनियर पोस्ट होता है ज्वाइंट कमिश्नर का। और उसके नीचे जो एओ जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं, एसी, उसमें लगभग 500 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़े। असिस्टेंट कमिश्नर में, असिस्टेंट कमिश्नर जो बहाली होते हैं आईआरएस के तहत, आईआरएस से जो नौकरी करता है, जो आते हैं उसमें कुछ प्रमोशन से आते हैं साइड से, कुछ डायरेक्ट आते हैं। वो कैडर 50% का है। उसमें एट अबाउट 500। मैं युवाओं के लिए भी थोड़ा मैं चाहता हूं कि वो उम्मीद करें कि उनको भी, उनके लिए भी हमारे यहाँ खाली पड़ी पोस्ट। और उसके अलावा जो हमारे नीचे जैसे हम लोग स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो हमारे यहाँ पे लगभग जो है 18 से 20 हजार पोस्टें खाली पड़े हैं विभिन्न अलग अलग पदों के अंदर। इंस्पेक्टर्स भी है, स्टेनोग्राफर्स हैं, सीनियर टैक्स असिस्टेंट हैं, एमटीएस हैं। 18 से 20 हजार खाली? हाँ, लगभग 35-40% पोस्ट अभी खाली। सब मिला के कोई 21,000 22,000 पद। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के सामने जो चुनौतियां, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई उससे ठीक है, हम बस आपके काम करने की पद्धति, जरूरतों को समझना चाहते हैं। तो 21-22 हजार पद खाली पड़े एज ऑन डेट। ठीक है। और ये जो संख्या है, ये 2009 में हमारा कैडर सेक्शन का एक प्रपोजल मूव हुआ, उसमें हमने तय किया 2013 से पहले जो हमारा वर्कलोड था उसके हिसाब से हमें एट अबाउट 76,000 पोस्ट हमारे सैंक्शन हो गया। लेकिन उसमें से इतने पोस्ट अभी भी खाली पड़े। और जो नई चुनौतियां हैं उसको काम करने के लिए निश्चित रूप से इतना सारा काम निपटाने के लिए हमें तो ज्यादा से ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, हमारा जो सर्वर सिस्टम है उसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए हमने एक खबर फ्लैश की कि आपकी 100 लोगों की टीम चेन्नई जाती है और कोई 20 करोड़ नए नोट बरामद करती है। ठीक, हमने तो फ्लैश कर दी कि इनकम टैक्स ने जब्त किया, फिर हमारा काम खत्म, मतलब यहीं तक जी। तो वो ब्लैक मनी है, किस सोर्स से आया है, कैसे आया है, इसे साबित करने की प्रक्रिया कितनी लंबी होती है? कितने दिनों के बाद आप अपने तरीके से फाइनल सेटल करते हैं कि हाँ 10 करोड़ में से 4 करोड़ ब्लैक मनी है या 10 करोड़ ब्लैक मनी? ये कम से कम 1 वर्ष से पहले, 1 साल लगता है इससे पहले, क्योंकि उसके लिए अभी जो हम ये सूचना फ्लैश करते हैं वो एक प्राथमिक सूचना है कि आपने पकड़ा है। वो काला है या नहीं है ये अंतिम आपके हिसाब से नहीं। उसका प्रोसीजर असेसमेंट पे जाने के बाद ही तय कर पाएंगे हम लोग कि वो इनकम जो है ब्लैक मनी है, उसका व्हाइट मनी है, और उस पर कोई टैक्सेबल लिमिट, टैक्स बनता है नहीं बनता, वो इमीडिएटली आप उसको तय नहीं कर सकते। वो तुरंत तय नहीं होता कि आपका ये कहां से नोट आया आप बताइए, और आपको जैसे सिनेमा में हम देखते हैं वैसे हम उसको हम उस वक्त सीज कर लेते हैं। कैश को सीज कर लेंगे, ज्वेलरी को सीज कर लेंगे, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग जो है बाद में चलेगी। वो प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद ही वो करते हैं जो आप अमाउंट, वो फिजिकल फॉर्म में अपने पास जब्त रखते हैं, या फिर वो जैसे 100 करोड़ पकड़ाया तो सरकार को दे दिया, सरकार ने फिर सर्कुलेट कर दिया? कैश पूरा का पूरा हम लोग बैंक डिपॉजिट कर देते हैं। और okay. जो ज्वेलरी होती है वो हमारे स्ट्रांग रूम में आती है, हम वहां पे उसको स्ट्रांग रूम में रखते हैं जब तक कि ये फाइनल डिसीजन ऑफ द। ठीक है, तो एक जांच अगर पड़ जाए तो आप 1 साल तय करते हैं, तो लग जाता है इसको फाइनली सेटल करने। उसी दिन नहीं कर सकते। क्या आप इस वक्त तैयार हैं, आपका विभाग, कि अगर मान लिया जाए कि जनधन खाते में कोई 10,000 खातों पे कोई शक हो जाता है, या वैसे खाते जिनमें 2.5 लाख से ज्यादा जमा हुए हैं, ऐसे खातों की संख्या अगर 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख करोड़ जमा हुआ है तो 6 लाख 7 लाख हम मान के चल सकते हैं, क्या इन खातों की जांच करने में आप इस वक्त तैयार हैं? लोग हैं आपके पास, कितना वक्त लग सकता है? मैं समझता हूं कि जो अभी जो हमारी संख्या है उसको देखते हुए ये काम को मुकम्मल तरीके से करना बहुत संभव नहीं लगता हमें तो। बिकॉज क्योंकि जो हमारे पास पहले से जो काम है उसको भी हमें निपटाना है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। ये पहले से काम क्या है? इस वक्त मान लीजिए कि आपको इस नोटबंदी के बाद कई मामले आ रहे हैं, तो वो आपको तुरंत इमरजेंसी में टीम बनाकर छापे मारने पड़े। छापे मार लिए हम। तो इसके बीच में आप कौन सा और काम कर रहे हैं? जो हमारा रेगुलर असेसमेंट तो चलता रहेगा। इस साल का टाइम बैरिंग होगा तो दूसरे साल का टाइम बैरिंग शुरू हो जाएगा। जैसे 1 जनवरी आएगा तो नेक्स्ट ईयर का जो हमारा टाइम बैरिंग मैटर होगा उस पर काम शुरू हो जाना है।
और उसके अलावा रिकवरी का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जितना हमने असेसमेंट में प्रोसीडिंग में असेसमेंट किया, वो उसमें जो डिमांड जनरेट किया उसको कलेक्ट करने वाला एक काम अलग चलता है, सर्च एंड सीजर वाला काम अलग चलता है, और जैसे ऑडिट का एक हमारा एक वो अलग चलता है, अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट का। तो सारे खातों की छानबीन आप नहीं कर सकते हैं, अगर सरकार आपको डेटा उपलब्ध भी करा देगी। डेटा उपलब्ध कराने के बाद इनकम टैक्स एक्ट में जो प्रोविजंस हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसको बिना अपनाए हम लोग किसी को ये साबित नहीं कर सकते कि ये काला धन है या सफेद धन है, जब तक कि वो प्रोसीडिंग हर एक व्यक्ति से आपको जाकर उसको पर्याप्त मौके देने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल देने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से जो एक्ट है हमारा है, उसके मुताबिक उसको वो मौके देने पड़ेंगे, जब तक कि वो ये साबित ना हो जाए कि ये वो उसका कोई, जैसे इस साल में यदि हम करते हैं तो वो नेक्स्ट ईयर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस तरह के विवाद में साल में कितने मामलों से जूझता होगा? मतलब अपना जो ट्राइब्यूनल वगैरह देखते हैं, जैसे आपने किसी को छापा मारा वो ट्राइब्यूनल तो बात की बात है। पहले तो वो जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी छापे के केसेस होते हैं, हाँ, वो हमारे यहाँ जो ऑल इंडिया में हमारा एक सेंट्रल सर्कल्स, वो वहां पे तमाम जितने भी सर्च एंड सीजर के केसेस होते हैं, वो सेंट्रल सर्कल में ही जाते हैं, पहले कंसोलिडेट वहां पे जाते हैं, उनका असेसमेंट वहां पे होता है पहले जी। जब वो वहां से कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद में ट्यूटोरियल जुरिडिक्शन में जाएगा। जब वो सर्च एंड सीजर में जितना भी हम लोग अटैच करते हैं या जो उसको अनडिस्क्लोज इनकम में लाना है, क्या लाना है, वो सेंट्रल सर्कल वाले वो केस, मान लो कोई एक एसएससी था, वो एक ट्यूटोरियल जुरिडिक्शन में था, उसके यहाँ पे कोई रेड हो गया इनकम टैक्स का, तो सारे के सारे केस कंसोलिडेट सेंट्रल सर्कल में जाएंगे, वहां पे उसका वो जो हमारा रिपोर्ट होगा उसके बेसिस पे एक असेसमेंट होगा, और जब वो कंप्लीट हो जाता है फिर वापस ट्यूटोरियल जुरिडिक्शन में। हम कोशिश करते हैं कि अजय गोयल साहब से भी एक बाहर हैं, उनसे अगर फोन पे बात हो जाए तो उनसे भी हो जाएगा। लेकिन हमारा तो सिर्फ सरकार से कहना है कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग नहीं करेंगे, मैन पावर को, क्योंकि इसी वक्त आप लोगों ने प्रेस रिलीज दी है कि भाई हमें लोग दीजिए सारा कुछ करने के लिए, तो आपको भी लगता है कि यही मौका है दबाव बढ़ाने का कि आप हम तो ऑलरेडी हमारा ये चल रहा है आपका पहले से चल रहा है, लगातार हम लोग इससे बातचीत चल रहे हैं। जैसे प्रमोशन, जो इसमें एक ये भी भाव है कि जो हमारे प्रमोशनल एवेन्यूज हैं उसमें जो स्टेग्नेशन है वो भी एक बहुत दिक्कत है कि डिपार्टमेंट में मॉरली बूस्टअप होता है कि आदमी का प्रमोशन चैनल टाइमली चल रहा है। हाँ, नहीं, मोरल का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पर्रिकर साहब ने चिट्ठी लिखी है कि सेना का मनोबल ना गिराया जाए, और दूसरी बात तो आप लोगों का भी मनोबल इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि अभी एक मैंने टीवी में एक डिबेट देखा था जिसमें हमारे एक एक्स फाइनेंस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दिया कि इनकम टैक्स के सारे लोग करप्शन में उसको बढ़ाने में लगे हुए, करप्शन बढ़ाने में। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता हूं, मेरा कहना है कि एक जो करप्शन है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि वो ह्यूमन बीइंग, लेकिन जहां तक हमारा प्रयास है कि हमारे जो लोग हैं वो शायद सबसे कम इसमें लिप्त हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं उतना सक्षम नहीं हूं कि, लेकिन हम लोग खुद से सर्टिफिकेट नहीं देना। और ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए कोई डेडलाइन नहीं है हमारे लिए, तो डेडलाइन हमें 31 दिसंबर तक करना है, तो ऑलरेडी आप लोग 31 मार्च का काम 31 दिसंबर तक कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये सब कामों में हमारे लोग लगे हुए हैं लगातार। पर 21,000 अगर वैकेंसी है तो ये देश के युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इनकम टैक्स में अगर 21,000 है, भर्ती हो जाए तो बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन अगर यही काम, जैसा कि मुझे अभी ध्यान ठीक से नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री ने एक किसी भाषण में नोटबंदी के बाद कहा कि अगर जरूरत पड़ी तमाम खातों की जांच करने के लिए, अगर लाख लोग लगाने भी पड़े तो लगाऊंगा, तो अगर वो रिटायर्ड लोगों को लगा दे तो क्या इससे आपका पर्पस पूरा होता है? मैं समझता हूं कि इनकम टैक्स में ये एक जुरिडिक्शन का मैटर है, लीगल मैटर है, उसके लिए उसको वो सब चीजें पहले और तमाम वो जरूरतें उनको साथ पूरी करनी पड़ेंगी। उनको कहां बिठाने की व्यवस्था की जाएगी, किस तरीके से, किस जगह बैठने की भी जगह नहीं है आप लोगों को, सचमुच नहीं है। दिल्ली में मैं बैठता हूं, अभी रिसेंटली हम लोगों के काफी प्रयास के बाद जो हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर लगातार 2 साल से 3 साल से प्रयास करते हो, अभी हम लोगों को जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कुछ जगह मिली है। अच्छा। कुछ जैसे सिविक सेंटर में हमारा ऑफिस है, आपको मालूम है, काफी बड़ा ऑफिस है, वहां पे एक ब्लॉक सी ब्लॉक था, उसमें कुछ व्यवस्था एग्री किया है, लेकिन वहां पे भी शिफ्ट होने में कुछ टाइम लगेगा, उसको रेनोवेट करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो इमीडिएटली आप कहें कि 1 लाख, मान लो कि दिल्ली में कह दें कि जी 2000 लोगों को हम अपॉइंट कर देते हैं, तो कहां बैठेंगे, किस जगह पे बैठेंगे, कोई जगह नहीं है। और वो ये प्रक्रिया भी मतलब इतनी आसान नहीं है कि 21,000 लोगों को आप फटाक से भर्ती कर लेंगे। उनको काम देने से पहले 2 साल की तो आपकी मेरे ख्याल से फरीदाबाद और रेवेन्यू सर्विसेज की ट्रेनिंग होती है नागपुर में, है ना? वो तो ग्रुप 1 की होती है। बाकी जैसे हमारी जो ऑफिसर्स के नीचे की ट्रेनिंग है वो अभी
जो ग्रुप ए में जाते हैं वो तो नागपुर में होती है, बाकी रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जगह जगह जहां पे वो हमारी ट्रेनिंग। अब हमारे साथ अजय गोयल साहब है, तो उनसे मैं जानना चाहता हूं। अजय गोयल साहब, देखिए अभी कनौजिया साहब से जो अभी स्टूडियो में हैं, उनसे हम यही जानना चाह रहे थे कि इस वक्त अगर बहुत सारे हजारों की संख्या में, मान लीजिए लाख 2 लाख की संख्या में खातों की जांच करने की जिम्मेदारी आ सकती है काला धन को पकड़ने के लिए, तो आपके विभाग पर, अफसरों पर किस तरह का कार्य दबाव है? तो वो अगर ऑफिसरों के लिहाज से भी अगर आप बता सकें कि आप लोग किस तरह से प्रेशर में हैं, कितना काम करते हैं? 9 बजे से 5 बजे तक का ही काम करते हैं? ये सवाल मैंने अशोक जी से भी पूछा, या बहुत ज्यादा काम करते हैं आप लोग? I think it will be more appropriate if we discuss in practical terms. जितने भी ऑफिसर्स डिपार्टमेंट के हैं, सर हिंदी में, तारीख में हिंदी में बात करता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास एक्स्ट्रा चार्जेस, एडिशनल चार्जेस हैं, क्योंकि हमारा मैन पावर इनसफिशिएंट है। जो हमारी सेंक्शन स्ट्रेंथ है उससे बहुत कम लोग, शायद 30% कम लोग काम कर रहे हैं। डिपार्टमेंट में प्रमोशंस नहीं हो रही है, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जो रेगुलर डे टू डे वर्किंग है वो ही हैम्पर्ड है। लेकिन अगर ये सिचुएशन के साथ हम डीमोनेटाइजेशन से लिंक, ये जो आप हजारों या लाखों अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है इट इज इन मिलियंस, शायद करोड़ों अकाउंट्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत महसूस हो रही है। और वो जरूरत एक दिन के लिए नहीं है, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हम लोग सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस डाटा को एनालाइज करके उस पर फर्दर एक्शन, और उस एक्शन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन है, उससे रिलेटेड असेसमेंट्स होंगे, वो पूरा प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा इन फ्यूचर। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, उसमें बहुत समय लगता है, ओवर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट मोर देन ए ईयर। उसमें हम लोगों के पास जो अभी मैन पावर है वो इनसफिशिएंट है इतना सारा काम करने के लिए। वी आर मोर देन हैप्पी। हम लोगों को साहब, ये तो है कि आप लोग भी इस विकट परिस्थिति में जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहे, निभा ही रहे हैं, पर फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास एक अधिकारी के स्तर पर कितने ऐसे मामले हैं और कितने नए मामले आ जाएंगे, तो बहुत काम आपको रात रात भर जाग के करना पड़ेगा। अभी जो प्रैक्टिकल हम लोग काम करते हैं, डेफिनेटली जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनसे सिर्फ 8 घंटे काम करने से काम नहीं चलता है। दे आर वर्किंग ओवर टाइम, दे आर वर्किंग ऑन वीकेंड, और उन लोगों को एक से ज्यादा चार्ज होल्ड करने पड़ते हैं। हर एक के पास नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी मैटर्स में हम लोगों को उसको हाई कोर्ट में भी डिफेंड करना है, उससे रिलेटेड अपील्स भी फाइल करनी है, रिविजन्स भी करनी है, पेनल्टीज भी लगानी है, और इन सब कामों को करने के लिए हर एक टैक्स पेयर उसकी अफोर्डेबिलिटी और उसकी नेचुरल जस्टिस को भी हमें मद्देनजर रखना है। उससे बिना हम लोग कोई शॉर्टकट लेके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसको अपॉर्चुनिटी देना, प्रोसेस को फॉलो करना है, वो एक्ट में प्रोवाइडेड है। इस पूरे प्रोसेस को अगर हम कर रहे हैं और ये सारी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये काम कुछ सालों से पहले नहीं हो पाएगा। कुछ सालों से मतलब अगर मान लीजिए कि अगर आपने कोई, अगर ये हम खबर चला दें कि आप सबके शुरुआती जांच में कोई 20,000 करोड़ की राशि पकड़ी गई है काले धन के रूप में, तो उसको अंतिम रूप से साबित करने में कई साल लग जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? डेफिनेटली। देखिए, प्रोसेस इनिशिएट होगा जब आपके पास डाटा आया। उस डाटा आने के बाद, एज आई टोल्ड यू, हम लोगों को पूरा एक प्रोसेस फॉलो करना है। नोटिस इशू होंगे, केसेस का वेरिफिकेशन होगा, टैक्स पेयर को, अकाउंट होल्डर को बुलाया जाएगा, उससे पूछेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। हम लोगों की फर्दर इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज होंगी, और एक्ट के हिसाब से, लॉ के नए प्रोविजन, पुराने प्रोविजन के हिसाब से ऑर्डर्स पास होंगे। उस ऑर्डर की एक्सेप्टेबिलिटी और नॉन एक्सेप्टेबिलिटी पे डिसीजन होगा कि वो जो टैक्स है वो कब कलेक्टेबल है। उसकी टैक्स कलेक्शन के लिए भी एफर्ट है। वो ऐसा नहीं है कि आज मैंने ऑर्डर पास कर दिया वो टैक्स ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट अकाउंट में आ गया, ऐसा नहीं होता है। टैक्स पेयर के पास उसके पास ऑप्शन है, वो अपील फाइल कर सकता है, वो स्टे ले सकता है, वो जुडिशियल फोरम में जा सकता है। उन सब केसेस में हम लोगों को डिफेंड भी करना है। एक आखिरी सवाल सर, ये आपके प्रेस रिलीज में हमने देखा कि लैपटॉप भी आप लोगों के पास नहीं है, इसमें लैपटॉप का है, मतलब उससे क्या नुकसान हो रहा है सर लैपटॉप नहीं होने से? देखिए, हम लोगों का जो डिपार्टमेंट है डिजिटाइज हुआ है, बहुत सारी सर्विसेज हम इलेक्ट्रॉनिकली टैक्स पेयर्स को दे रहे हैं। आज का एनवायरनमेंट ऐसा है, जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को डिसेमिनेट करना है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आता है। उसमें एज आई टोल्ड यू, हम लोगों को जनरली 8 घंटे से ज्यादा काम करना है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मुझे कंप्यूटर पे प्रोसेस करना है, जो हमेशा डेस्कटॉप पे नहीं हो सकता है। तो लैपटॉप की रिक्वायरमेंट आज से 8 साल पहले आइडेंटिफाई हुई। 2008 के बाद डिपार्टमेंट ने कई बार प्रपोजल भेजा, अप्रूवल भी हुए, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी सेटअप है
उसमें 141 करोड़ का सैंक्शन होने के बावजूद भी आज 14,000 ऑफिसर्स को लैपटॉप नहीं इशू हो पाया, जो शायद 2 साल से पेंडिंग है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मतलब हमारे दर्शक भी आप लोगों की चुनौतियों को समझ पाए होंगे। बाजार के लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आपके हिसाब से 14,000 अधिकारियों को लैपटॉप मिले तो लैपटॉप का सेल बढ़ जाएगा, क्योंकि आजकल सरकारें इसी टर्म में बात करती हैं। देश के बेरोजगार युवाओं के लिए आपकी समस्या से एक बड़ी अच्छी खबर है कि अगर वो दबाव बढ़ाएं तो उनके पास, उनके खाते में 21,000 नौकरियां आ सकती हैं, अधिकारी से लेकर कर्मचारी के स्तर तक। कितनी अच्छी खबर है। पर इनकम टैक्स के अधिकारियों की जो चुनौती है उसको आपको समझना पड़ेगा। जो ये छापे की खबरें आ रही हैं, ये शुरुआती खबरें हैं। इनको साबित करने की जो प्रक्रिया है, इनके पास जो कार्य क्षमता है, लोग इतने कम है कि उसे साबित करने में साल और बहुत सारे हजारों लाखों केस को साबित करने में कई साल लग जाएंगे। तो एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नोटबंदी के फैसले के बाद सड़क पर काम करने वाले मजदूर से लेकर छोटे बड़े उद्योग धंधों तक हर जगह असर पड़ा है। कारोबारी ये जरूर कहते हैं कि सरकार ने देश हित में कदम उठाए हैं और वो इस फैसले का समर्थन करते हैं, लेकिन फिर वो लेकिन जोड़ देते हैं और फिर अपनी समस्याएं गिनाने लगते हैं। उत्तराखंड के कारोबारियों ने सरकार को बताया है कि उन्हें व्यापार में 30 से 40% का झटका लगा है। उन्हें डर इस बात का है कि हालात सामान्य कब होंगे, क्योंकि कैश की कमी कई मोर्चों पर कारोबारियों को परेशान कर रही है। हमारे सहयोगी हितेश जोशी ने अलग अलग क्षेत्रों के कारोबारियों से बात कर यह रिपोर्ट तैयार की है। भाई पूरे दिन की छुट्टी लेके जाएगा तो पैसे कट जाएंगे, तनख्वाह दिहाड़ी चली जाएगी उसकी, वो भी छोड़ना नहीं चाहता वो। मेरा तो प्रोडक्शन ही बंद करना पड़ेगा। बिजली का बिल फिक्स है, सारे खर्चे फिक्स है, प्रोडक्शन होगी नहीं तो अब वैसे ही मर जाएगा स्मॉल स्केल। तो ये सरकार जो अपना रुपया जो चेंज किया है ना, तब से बहुत दिक्कत हो रहा है। जो भी ज्यादा पुराने पैसे दे रहे, पुराने नोट दे रहे सब। इंटेंशंस आर वेरी गुड। मोदी जी ने जो प्लानिंग करी बहुत अच्छा है, देश को इन चीजों की जरूरत है, लेकिन तरीका गलत। जो विड्रॉल में स्थिति इस समय है वो वर्कर के हित में नहीं है, उससे वर्कर को कहीं ना कहीं या छोटे कामगारों को समस्याएं होती हैं। नोटबंदी के करीब 1 महीने बाद हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अलग अलग हिस्सों में इसका कैसा असर पड़ा है। बड़े कारोबारियों से लेकर ऐसे छोटे कारोबार तक और किसानों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक, या फिर छोटे छोटे दुकानदारों या बड़े व्यापारियों पर। और आज इसी सिलसिले में पड़ताल के लिए हम हैं हरिद्वार के सिडकुल इलाके में, जो उद्योग का एक घर है। हरेंद्र कुमार गर्ग पिछले 26 सालों से कारोबारी हैं। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में उनकी कंपनी के ऐसे प्रोडक्ट देश भर में भेजे जाते हैं, लेकिन साल में 240 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर वाली उनकी कंपनी में फिलहाल हलचल है। केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले के बाद नई चुनौती सामने खड़ी है। दीपावली की छुट्टियां खत्म होकर कारोबार शुरू ही हुआ था, तो डेफिनेटली अचानक लोगों में एक अज्ञात सा भय आया कि नोटबंदी हुई है, कि कारोबार कैसे चलेगा, क्या होगा। नतीजा मार्केट में लगभग उससे व्यापार कुल मिलाकर 30 से 35% तक प्रभावित हुआ। आज 1200 लोगों को रोजगार देने वाले हरेंद्र गर्ग को कई मोर्चों पर संघर्ष करना है। उनके जैसे दूसरे कारोबारी भी नोटबंदी के बाद के झटके से उबर रहे हैं। इन कारोबारियों ने राज्य सरकार को एक आकलन भेजा है, जिसमें कहा गया है कि नोटबंदी के बाद से अब तक उनके कारोबार में 30 से 40% की गिरावट आई है। लोगों को लगा कि पैसा नहीं लिया जाएगा, बैंक नहीं लेंगी, रोज नई व्यवस्थाएं कुछ सामने आ रही थी। लोगों में एक अज्ञात भय भी आया, या बैंकर्स ने भी उसमें एक नेगेटिव टाइप का रोल प्ले किया। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के राकेश त्यागी रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले FMCG कारोबार से जुड़े हैं। इस पर भी नवंबर महीने में काफी चोट पहुंची।
दिसंबर जनवरी में इनका ऑलरेडी डाउन रहता है बेसिकली, लेकिन जो डाउन के हिसाब से अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट आया है 30 to 40% हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इनका इम्पैक्ट आया है। उत्तराखंड के इस औद्योगिक इलाके में छोटी बड़ी करीब 1200 इकाइयां हैं। हर कंपनी को नवंबर महीने में झटका झेलना पड़ा। जो सेकंड जनरेशन सप्लाई करते हैं दवाइयाँ या जो चीज़ जो इंडस्ट्री सप्लाई कर रहे हैं उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। प्लस जहाँ पे वर्कमैनशिप है या कारीगर की जरूरत है उनको सबसे, जैसे मेरे दामाद हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं, बोल्ट बनाते हैं, वो भयंकर रूप से हिट हैं। 3 दिन से पिछले 15 दिन से फैक्ट्री बंद पड़ी है, क्यों लेबर चली गई छोड़ के, कंपनियों ने पेमेंट रोक ली है, सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया है। इवन ही इज इंजीनियर बट घर बैठे हैं। नहीं, हम जनरली स्मॉल स्केल। 52 साल के अनिल शर्मा ने 10 साल पहले फार्मा क्षेत्र में कदम रखा। त्यागी या गर्ग के मुकाबले उनका कारोबार छोटा है, 15 करोड़ सालाना से कम का कारोबार, लेकिन फिर भी तकरीबन 30 लोगों के परिवार उनसे जुड़े हैं। शर्मा का कहना है कि नोटबंदी का फैसला जिस तरह से लिया गया उससे उनके जैसे कारोबारियों को काफी नुकसान हुआ। ऑर्डर रुकने लगे हैं पीछे से, लोगों की कमांड आने लगी कि भाई आप रोक दो हमारा माल, या इस महीने नहीं लूंगा मैं अगले महीने माल लूंगा, क्योंकि उससे पेमेंट नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी कैसे पेमेंट की है, क्योंकि रिटेल लेवल से पेमेंट कलेक्ट करके हमारे तक पहुंचना, वो लंबी चेन है, तो उसको यदि वहाँ पेमेंट नहीं मिलेगा तो वो हमारा पेमेंट रोकेगा कहीं ना कहीं। तो जो सर्कुलेशन ऑफ फंड्स है वो बहुत इफेक्ट कर रहा है इससे, सेल से भी ज्यादा, टर्नओवर से ज्यादा इफेक्ट उसका पेमेंट की। यदि टर्नओवर पर 30% इफेक्ट है तो पेमेंट पे कम से कम 50% इफेक्ट है। हमारे जैसे बुक ट्रेड के लिए वो एक इंग्लिश में वर्ड है डबल वैमी। पहले ऑनलाइन ने मार दिया, अब नोटबंदी ने मार दिया। उधर किताबों के कारोबार में भी हलचल है। जब लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कैश पाने को लाइन में खड़े हों तो किताबों की खरीद के बारे में कौन सोचेगा। आज की डेट में 50 से 60% डाउन है बिजनेस, और जो सेल आ भी रही है वो सेल जो है वो आप ये सोचिए 20% कैश है और 80% कार्ड और जो बाकी जो ई पेमेंट सिस्टम है उस पे आ गया है। अब उससे सबसे बड़ा इशू ये आ गया है कि जो कैश वाले खर्चे हैं उनको निकाल पालना प्रॉब्लम हो रही है। बैंकों से आप जाएं पैसे लेने के लिए, दे तो रहे हैं पैसे, लेकिन जितने मांगते हैं उतने नहीं मिलते। आज आ जाइए जी, कल आ जाइए जी, परसों आ जाइए जी, पैसे निकालने में भी प्रॉब्लम है। कैश न होने की दिक्कत ने सारे कारोबारियों को परेशान किया है। आज इन कारोबारियों के पास कैश नहीं है और इनके कर्मचारी प्लांट में काम करने के बजाय एटीएम की लाइनों में खड़े हैं। ये हुआ कि भाई 10-2,000, 5,000, 500 रुपये लड़कों को बांटे कि भाई तुम अपना काम चलाओ, जब करेंसी आएगी तो एक्सचेंज कर देंगे या अपने अकाउंट में जमा करा दो। तो वहां से निकलवा, फिर मैनेजर को फोन किया, 100 अरेंजमेंट किए। स्टिल इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा इफेक्टेड है तो वो स्मॉल स्केल का लेबर है। एक प्रमुख उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक जहां तक संभव हो अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो और उसके सब्स्टिट्यूशन में डिजिटल ट्रांजैक्शंस आगे बढ़े। ऐसे हाल में केंद्र सरकार जहां कैशलेस व्यवस्था को उत्साहित कर रही है, वहीं राज्य सरकार अलग अलग मोर्चों पर हालात से निपटने की कोशिश में है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इन चीजों के लिए ऑथराइज्ड है, और प्राइवेट वॉलेट्स, उन सबको बुलाया है। और यहाँ पे हम अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन, मर्चेंट्स एसोसिएशन या किराना एसोसिएशन, जो भी आप कह लीजिए, जितने भी हैं उनको बुला रहे हैं। बैंक्स भी रहेंगे क्योंकि बैंक्स के भी आजकल ऐप्स हैं, प्राइवेट वॉलेट्स के भी ऐप हैं। इन सबको आपस में बात करा दें। हमारा रोल ब्रिज का है कि भाई नहीं तो ये सब अपने अपने साइलोस में अगर रहें तो काम नहीं होगा। 1 महीने से इतना स्थिति गंभीर चल रहा है, जहाँ आदमी जो है ना चौक पे आ रहा है लेकिन फिर वापस होके जा कमरे में बैठ जाता है। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीचों बीच राजपुर रोड पर मजदूरों की भीड़ सरकार की तमाम कोशिशों और कैशलेस के सुझावों को कटघरे में खड़ा कर रही है। नोटबंदी का एक असर ये भी है कि यूपी, बिहार,
या देश के किसी दूसरे हिस्से से अलग अलग राज्यों में और अलग अलग शहरों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों की हालत खराब है। उनके पास इस वक्त ना तो काम है और ना उनको नई करेंसी कोई दे रहा है। ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि उनको पुरानी करेंसी ही दी जाती है, जिसको बाद में बदलना उनके लिए एक अलग सरदर्द साबित हो रहा है। सब काम इस समय रुका हुआ है। जिसके पास काम करने जाए वो बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, नए पैसे मैं कहां से दे दूं, पुराने पैसे दे रहे हैं वो कहीं चल नहीं, दुकान वाला ले नहीं रहा है। हाँ। तो आप लोग एक दिन में पहले कितना कमाते थे और अभी आप कितने दिन से काम नहीं है आपके पास? अभी 3 महीने से हो गया है। अभी 2 महीने से बहुत दिक्कत हो रहा है। जब से ये सरकार जो अपना रुपया जो चेंज किया है ना, तब से बहुत दिक्कत हो रहा है। जो भी जा रहा पुराने पैसे दे रहे, पुराने नोट दे रहे सब। अभी काम नहीं चल रहा है। 500 की 1000 की पुराने नोट दे रहे सब। आप ले रहे हो पुराने नोट? हाँ दे रहे, तो लोग ले रहे, क्या करें, मजदूर में वितरण कर रहे सारे, है ना। काले धन सब यही मिल रहे हैं सब मजदूरों को, क्या करिए, लेना पड़ता है। अभी काम नहीं चल रहा, हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ। कुछ नहीं, मोदी सरकार बहुत गलत काम कर दिया है। गरीबों का सब भूखे नंगे मर रहा है, कैसे खाना खाएगा आप बताइए। कुछ यहाँ पर ना काम चल रहा, कुछ कर रहा है। तो बोल रहा अभी पैसे नहीं, 4000 रुपया बैंक से मिलता है, कहाँ एडजस्ट करेंगे हम। नहीं, लेकिन आप ये बताएं कि क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि एक आध महीने में स्थिति सुधरेगी? अभी जब बात करते हो लोगों से ऐसा लगता है आपको? जी ने अभी तो कोई भविष्य नहीं पता चल रहा है, क्या होगा नहीं होगा, वो तो हम लोग को मालूम भी नहीं है। आदमी यही सोचता है कि हम आज की देखें कल की नहीं। आज हमारे पास जेब में पैसे नहीं कि हम 300 रुपए की दिहाड़ी करके कहीं आज अपना पेट जिया लें। तो आप एक तरह से कहीं पर राजगिरी करते थे, मतलब काम राजगिरी करते हैं सर यहाँ। राजगिरी करते हैं। कितना मिलता था एक दिन में आपको? 500 रुपए मिलता था सर। हाँ, यानी महीने में आप 15,000 रुपए कमाते थे, राइट? जी सर। तो अभी आप कितना कमा रहे हो? अभी तो काम नहीं मिल रहा है सर, कुछ भी नहीं कमा बैठे हैं 10 दिन से, 15 दिन से बैठे हैं यहाँ। सरकार ने मुहिम मूल रूप से कालेधन को रोकने के लिए शुरू की। 500 और 1000 रुपए की करेंसी पर पाबंदी लगाई गई, जिनकी कुल कीमत 14.5 लाख करोड़ थी। अब तक 11,85,000 करोड़ रुपए बैंकों में वापस आ चुके हैं, जिससे इस बात पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई कालेधन को रोकने की मुहिम में कामयाबी मिली? शायद जो सरकार के पास में जो भी आंकड़े रहे होंगे ब्लैक मनी को लेके, वो शायद उतने रियलिस्टिक नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर अगर है तो डेफिनेटली इकोनॉमी उतना बढ़िया ग्रो करती है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा इनफॉर्मल इकोनॉमी है, जहां कारोबार कैश में होता है। जीडीपी में भले ही इस इनफॉर्मल सेक्टर का 20% ही योगदान हो, लेकिन 80% लोग इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर ऐसे गरीब हैं। सवाल यह है कि क्या इनफॉर्मल इकोनॉमी में चलने वाले कैश के कारोबार को काले धन की श्रेणी में रखा जा सकता है? नरेंद्र बत्रा जैसे कारोबारी कहते हैं कि उनके यहाँ 2 व्हीलर्स की ज्यादातर बिक्री कैश में ही होती है। अक्टूबर के बाद का सीजन उनकी सेल का सबसे अच्छा वक्त था, जब नोटबंदी की चोट हुई। एवरेज हमारी जो मंथली सेल होती थी डीमोनेटाइजेशन से पहले 2000 गाड़ी पर मंथ की होती थी, अब वो 200 गाड़ी पर मंथ पे आ गए हैं। मतलब ड्रास्टिक इफेक्ट देखा एकदम। नेक्स्ट डे से ही एकदम बिजनेस 30% पे आ गया और फुटफॉल बिल्कुल टूट गई। और जो आसार इस समय कैश के हैं, क्योंकि हमारा 60 to 70% सेल कैश की होती है और 30% फाइनेंस से होती है। अगर कैश के जो हालात है, जो एटीएम के में लाइन देख रहे हैं और जो बैंकों में लाइन देख रहे हैं और कैश की जो शॉर्टेज देख रहे हैं, अगर ये आसार लंबे चले तो ये साल हम क्या सारे ऑटोमोबाइल डीलर मेजर लॉसेज में आ जाएंगे। और लॉसेज के अलावा उन्हें स्टाफ को कट डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैंने ऑलरेडी हमारे अंडर 200 आदमी काम करते हैं, 200 स्टाफ काम करते हैं। हमने ऑलरेडी 30 से 40 वर्कर्स की लिस्ट बना ली है, जिन्हें फर्स्ट फेज में हमें निकालना है, अगर इसी तरीके से हालात बने रहे। कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्दी ठीक हों, लेकिन उनके मुताबिक कैशलेस पर सरकार की सोच व्यवहारिक नहीं कही जा सकती। हम पैदा होते ही कैश में काम करते रहे हैं सारे लोग, इवन स्मॉल स्केल जो छोटे लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनको जानते ही नहीं है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है। यदि है भी तो यूज नहीं किया उन्होंने कभी जिंदगी में। बैलेंस पता नहीं क्या होता है, उसका कैसे मैनेज होता है, कैसे पिन कार्ड होते हैं। फिर दुनिया भर की आपने एडवर्टीजमेंट किया कि भाई इसमें धोखाधड़ी हो रही है, एटीएम पासवर्ड कुछ यूज कर लेता है, आपसे धोखाधड़ी जाती है, तो वो घबराते हैं एटीएम को यूज करने में भी कि कोई मेरे पैसे निकाल तो नहीं लेगा। तो अभी नोटबंदी के बाद जहां कालेधन और भ्रष्टाचार की लड़ाई में सरकार के साथ देश के बहुत सारे लोगों को कामयाबी की उम्मीद है,
वहीं खर्च करने के तरीकों में बदलाव भी दिखाई देगा। लेकिन कारोबारियों को जो झटका लगा है और दिहाड़ी मजदूरों को जो दिक्कत हो रही है, उससे वो जितनी जल्दी उभरे, अर्थव्यवस्था के लिए वो उतना ही बेहतर होगा। अपने सहयोगी राहुल कुमार और सचिन गुप्ता के साथ हरिद्वार और देहरादून से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी गिरफ्तार। अगुस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे में घोटाले का आरोप। कश्मीरी गेट के बाद अब एक्सिस बैंक की चांदनी चौक ब्रांच पर इनकम टैक्स की रेड। नोटबंदी के बाद से 450 करोड़ रुपए जमा होने से सरकारी एजेंसियों के कान खड़े। केंद्र सरकार ने कहा नोटबंदी की समस्या 10-15 दिनों में हल हो जाएगी, हम बैठे नहीं हैं। कहा कहीं हालात नहीं बिगड़े हैं, लेकिन सहकारी बैंकों को पाबंदी से ढील नहीं। प्लास्टिक के नोट लाने की तैयारी कर रही है सरकार, संसद में दी गई जानकारी। नोटबंदी की मार मंडियों पर भी। उपज की सही कीमत न मिलने से मंडी आने से कतरा रहे हैं किसान। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट।